उसे लगता है कि भाई इस रास्ते पर हमें जाना ही नहीं है। जो आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं या कंपनी वाले हैं, उन्होंने हमेशा से उनको कहीं न कहीं जो है दबाया ही है, किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। देखिए, किसान एक फसल पैदा करता है और फसल पैदा करने के बाद जब फसल पकने लगती है तो उसकी उम्मीदें जागनी शुरू हो जाती हैं कि मेरी फसल बिकेगी तो मैंने बेटी की शादी करनी है, मैंने मकान बनाना है, बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देनी है। इस तरह से बहुत सारे उसके मन में उम्मीदें जागने लगती हैं। बेटा जब फसल बिकेगी तो तेरे को मैं बढ़िया कपड़े सिलवा दूँगा और हमारी पढ़ाई का खेत पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारी सरकार कहती है किसानों की इनकम दुगनी कर दो। अरे दुगनी इनकम करके भी तो क्या दे दोगे भाई? किसान का दुर्भाग्य है कि आज तक हमारी जितनी भी सरकारें रहीं, सबने एक काम ये किया कि किसान की लागत जोड़ ली, बीज की कीमत, पानी की कीमत, लेबर की कीमत भी आधी पौनी जोड़ी, बोले ये तो इसका परिवार काम कर लेता है, और उसके बाद में खाद की और दवाइयों की कीमत जोड़ दी। अरे भाई, जो उसकी ज़मीन है, उसमें जो उसकी कीमत लागत लगी हुई है, उसका ब्याज भी तो जोड़ो। आज की बैठक में हम अनिल साहनी जी से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत सी तरक्की करी है। और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे अनिल साहनी जी के पास चलते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर अनिल साहनी जी से। नमस्कार जी। तो साहनी जी, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ बैठकर। अच्छा लग रहा है मेरे को आपके साथ बैठकर। तो और हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में आए हैं और आपने इतना हाईटेक सिस्टम करा है, अपने हमने आपके ऑफिस में भी देखा, तो आप इसको कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैनेज करने में कोई स्पेशल प्रयास इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शुरू से ही एक सिस्टम को हम नीचे से डेवलप करके लेके आते हैं, तो वो हमारा एक जीवन जीने का तरीका हो जाता है, एक हमारी जीवन शैली बन जाती है। तो उसको कोई मैनेज करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है वो। आपके फार्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने कहीं नहीं देखी। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे उन चीजों को इस जगह लेकर आए। इसमें होता ये है कि जब हम फार्म पर होते हैं, तो हम 2 तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है फार्म की वो बिता सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमारा रूटीन का काम होता है, हमारी जो फसल हमने लगाई हुई है, गेहूँ है, धान है, गन्ना है, जो भी फसल हम कर रहे हैं, तो उस फसल के हिसाब से हम उसी को ही रख-रखाव में, उसी चक्र को हम एक देखते रहते हैं और उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। एक और तरीका है कि जब आप फार्म पर होते हैं और मुझे ये लगता है कि किसान जब खाली होता है, जब उसके पास खाली समय होता है, तो किसान को घर पर ना बैठकर या कहीं अलग जगह पर ना बैठकर उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने खेत में देना चाहिए। क्योंकि जब किसान खेत में होता है और वो अपनी फसल से बात करता है, संवाद करता है, फसल को छूता है, तो उसको एक नई अनुभूति होती है, नए तरह के अनुभव आते हैं और नए आइडियाज़ आते हैं साथ-साथ उसमें। और वो सारे आइडियाज़ जो हैं, वो फिर आपको आपकी क्रिएटिविटी को उकेर के सामने लाते हैं कि आप नया क्या कर सकते हैं। तो हमने जब खेती शुरू करी, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आई, मुझे लगा कि कुछ ऐसा करा जाए भई, क्योंकि हम लोग खेती करने में 6 महीने तक, 7 महीने तक या 8 महीने तक कोई-कोई फसल साल में 1 बार भी आती है, उतनी मेहनत करते हैं और हम उतना पैसा नहीं कमा पाते और हमारे से ज़्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण कंपनियाँ हैं, फूड प्रोसेसिंग वाली हैं। चाहे हम गन्ना उगा लें और जितना पैसा हम नहीं कमाते हैं, उससे ज़्यादा चीनी मिल कमाती है पैसा, क्योंकि चीनी मिल के मल्टीपल रिसोर्सेज़ हो जाते हैं इनकम के। तो मन में एक ये भाव मेरे शुरू से रहा कि खेती मुझे करनी है तो ऐसी करनी है कि जिसमें मेरा मुनाफ़ा हायर लेवल पर हो। एक ही टारगेट रहा। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई स्पेशल फसल की तरफ रुझान था कि मुझे ये चीज़ करनी है या ऐसे करना है। मेरा रुझान सिर्फ़ एक ही तरफ था कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा
रेवेन्यू इनपुट, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कैसे हो। और मैं समझता हूँ आज की खेती किसानी में ये जो है ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, जैसे हमारा जो यूथ है आज, हमारा वो सब खानदानी लोग होते हुए भी वो बच्चे खेती नहीं करना चाहते। एक ही रीजन है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े किसानों के बच्चे बैंगलोर में, गुड़गांव में जाके नौकरियां कर रहे हैं और बहुत कम सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उनको वहाँ का ग्लैमर, जो वहाँ का वैभव है, वो अट्रैक्ट करता है बच्चों को, कि हमें एक ऐसा जीवन, एक उच्च जीवन शैली उनको लगती है कि गांव में है, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर किसान की आमदनी बढ़ जाती है तो देखिए आज गांव में जो कनेक्टिविटी है, वाईफाई है सबके पास लगा हुआ, इंटरनेट सबके पास है, तो कनेक्टिविटी तो है ही है। और अगर उसके पास पैसे हैं तो वो घर में एसी लगवा सकता है, घर में बढ़िया कुकिंग रेंज रख सकता है, घर में बढ़िया फ्रीजर्स रख सकता है, और जो भी उसको भौतिक सुविधाएं चाहिए बच्चों को आज के, वो सब वो रख सकता है अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो उस सोच के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। तो जैसे खेती में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो हम लोगों ने उसको स्टडी करना शुरू किया। तो सामने आया कि भाई इस फसल में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो बस उसी तरह से चुनाव होता गया नई-नई चीज़ों का, और नई-नई चीज़ें जुड़ती चली गई इसमें। तो कोई विशेष हमने ऐसा नहीं किया कि हमने कोई फसल को टारगेट किया हो। हमने जो टारगेट किया वो प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट किया, कि किस फसल से हमें ज़्यादा कमाई होगी। तो बस ऐसे ही ये चलता रहा और यहाँ तक पहुँच गए। सर, आपने जैसे कहा कि यूथ जो है आजकल खेती की तरफ रुझान नहीं कर रहा है, और वो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसलिए कोई रीजन इसके पीछे ऐसा कि वो इसके पीछे क्यों नहीं जा रहा है? वो मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करना पसंद कर रहे हैं, एसी में रहना पसंद कर रहे हैं। आपने रिसेंटली अभी ये भी कहा कि फसल के साथ बातें करो, उसके साथ मिलो, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ऐसा है कि मैं अपनी बात करता हूँ, तो जब मैं छोटा था तो स्कूल में जो पुस्तकें मैं पढ़ता था उसमें हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक होती थी उसमें कोई ना कोई स्टोरीज होती थी ऐसी, कि एक गरीब किसान था और उस पर होने वाले जमींदारों के अत्याचारों के बारे में स्टोरी होती थी। तो वो स्टोरीज जो बचपन में मैंने पढ़ी, तो मेरे मन में ये एक धारणा बैठ गई थी, और मुझे लगता है सभी बच्चों के मन में ऐसा कुछ ना कुछ अलग-अलग तरीके से होता होगा। और वो धारणा ये थी कि किसान जो है वो गरीब ही है, और किसान जो है वो हमेशा कुचला जाएगा बड़े जमींदारों से, या जो रसूखदार लोग हैं, बड़े-बड़े जो राजनैतिक प्रभाव वाले लोग हैं, वो हमेशा किसान को कुचलेंगे ही। और जब ये एक धारणा मन में आ जाती है, तो कोई भी बाल मन जो है, बच्चा जो है, उसका मन जो है, वो इतना चंचल होता है, उसे लगता है कि भाई इस रास्ते पर हमें जाना ही नहीं है, ये रास्ता खराब है। तो एक तो वो पक्ष भी रहता ही है बच्चों के मन में, और दूसरा कहीं न कहीं जो हमारी खेती किसानी की जो दिशा और दशा जो हमारे हिंदुस्तान में चलती रही, वो यही रही कि किसान को वास्तव में जो आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं या कंपनी वाले हैं, उन्होंने हमेशा से उनको कहीं न कहीं जो है दबाया ही है, किसी न किसी तरीके से किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। देखिए, किसान एक फसल पैदा करता है, और फसल पैदा करने के बाद जब फसल पकने लगती है तो उसकी उम्मीदें जागनी शुरू हो जाती हैं, कि मेरी फसल बिकेगी तो मैंने बेटी की शादी करनी है, मैंने मकान बनाना है, बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देनी है। इस तरह से बहुत सारे उसके मन में उम्मीदें जागने लगती हैं। लेकिन हमेशा से एक और मानवीय वो पहलू रहता है, कि अगर मेरी चीज़ ₹10 की बिकनी होगी, तो मुझे आस और उम्मीद इस बात की होती है, नहीं इस बार ₹12 की बिक जाएगी, इस बार कीमत अच्छी मिलेगी। एक ये किसान के मन में एक ये धारणा हमेशा से रहती है, कि इस बार मुझे फसल का दाम पहले से बेहतर मिलेगा। लेकिन जब फसल कटती है, तब सीन कुछ और हो जाता है। फसल कटते टाइम अचानक से बारिश आ गई, या आड़तियों का खेल चल गया और उन्होंने अपना एक-एक करके कीमतें गिरा दी। अब किसान की मजबूरी कहाँ आती है,
कि वो फसल को होल्ड नहीं कर सकता अपने पास। ज़्यादातर किसानों के पास, जैसे अनाज की बात करें आप, गेहूँ की, धान की, तो उसको रखने के लिए गोदाम नहीं है और स्टोरेज की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको 5-6 महीने, 8 महीने तक वो रख ले और रख के जब दाम अच्छे हो जाएँ तब बेच ले। क्योंकि अगर उसके पास व्यवस्था है भी, तो उसके पास में फाइनेंशियल दिक्कत होती है, उसे पैसे की ज़रूरत होती है उस वक़्त, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाता। उसकी मजबूरी बन जाती है कि जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ प्रकृति की तरफ से आईं, चाहे मार्केट के प्रभाव की वजह से आईं, उसको किसान को अपनी फसल तुरंत निपटान करना पड़ता है, उसको बेचनी पड़ती है और जो भी मार्केट का दाम होता है, उसी पर बेचनी होती है। आप देखिए, किसान ने मार्केट से प्रभावित होकर अपनी फसल तो बेच दी, उसके पैसे भी ले आया, लेकिन यहाँ पर अब आप जो आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब यहाँ आता है। देखिए, किसान ने अपने परिवार से कुछ वायदे किए कि बेटा, जब मेरी फसल बिकेगी तो तेरे को मोटरसाइकिल ले दूंगा, बेटा जब फसल बिकेगी तो तेरे को मैं बढ़िया कपड़े सिलवा दूंगा। इस तरह के वायदे वो अपने परिवार से करता है। लेकिन होता क्या है कि जो उसने वायदे किए उनका बजट 100 रुपए का है, लेकिन फसल कुल मिलाकर बिकी 70 रुपए की, 80 रुपए की, 60 रुपए की। उसमें उसको बाकी काम भी निपटाने हैं। तो क्या है, जो वायदे उसने अपने बच्चों से, अपने परिवार से किए, वो कभी भी उन वायदों पर खरा नहीं उतर पाता। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। बच्चे के मन में खेती के प्रति एक जो श्रद्धा होनी चाहिए थी, वो श्रद्धा उसकी धीरे-धीरे कम होती जाती है कि ये एक अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं है, खेती एक अच्छा व्यवसाय नहीं है। उसको लगने लगता है कि भाई ये देखो, ये जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, ये साहब लोग आ रहे हैं गाँव में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये गाड़ियों में आ रहे हैं, इनका ड्राइवर दरवाजे खोलता है, इनके साथ में सिक्योरिटी चल रही है, गनर चल रहा है। बच्चे प्रभावित होते हैं इस सब से। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। बच्चे के मन में एक बीज डल जाता है कि मुझे भी बड़े होकर अपनी एजुकेशन बेसिक पूरी करके मुझे यहाँ गाँव से बाहर निकलना है, शहर जाना है, बड़े शहर जाना है। अगर वो बरेली के गाँव में रहता है तो वो बरेली के शहर आने की कोशिश करेगा, नहीं तो दिल्ली, गुड़गाँव, बम्बई, बैंगलोर, बॉम्बे कहीं जाने की सोचेगा और उससे आगे होगा तो वो विदेश जाने की भी सोच लेगा। तो यहीं से जो एक ये हमारी जो हमारा मार्केट की व्यवस्था है हमारी कृषि से जुड़े हुए, इसकी जो एक कमी है, ये किसान को जो प्रत्यक्ष रूप से असर डालती है, वो तो है ही है, लेकिन परोक्ष रूप से ये जो बच्चों के मन में और बच्चों का जो इस समय विमुख हो रहे हैं खेती से, उसमें इस एक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि बच्चे खेती के लिए रुझान कम हो रहा है। ऐसी क्या चीज़ खेती में कमी है जो बच्चे फार्मिंग की तरफ ना जाकर उधर जा रहे हैं बड़े बिज़नेस में? खेती में भी तो बिज़नेस है। हम खेती को बिज़नेस कर सकते हैं। हम फूड को प्रोसेस करके बेच सकते हैं। हम जैसे कि हम देखा है रिसेंटली हमने देखा गया है कि कई लोग हैं सरसों उगाते हैं, सरसों का तेल प्रोसेस करके बेचते हैं और अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं। आपका इसमें क्या कहना होगा? देखिए, मैं शुरू से ही एक बात का पक्षधर हूँ कि किसान अगर अपनी फसल को एक कच्चे माल के तौर पर बेचेगा, तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा कभी कमा नहीं सकता। हाँ जी। और किसान को अगर वो प्रसंस्करण कर कर, उसकी प्रोसेसिंग कर कर बेचेगा, तभी वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। हमने इसके मॉडल अपने खेत पर पूरे तैयार किए। हमारे पास अपनी चक्की है, हमने कभी गेहूँ नहीं बेची, हम आटा बेचते हैं। हमने कभी धान नहीं बेचा, हम अपना चावल बेचते हैं और चावल हम प्रीमियम प्राइस पर बेचते हैं, जो कोई नहीं बेच सकता। जो आपने सरसों की तेल की बात करी, मैं सरसों का तेल भी अपना बेचता हूँ और आज नहीं, आज से 15 साल पहले मेरे सरसों का तेल का जो रेट था वो 300 रुपए लीटर था। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज उसकी क्या पोज़ीशन होगी। तो है क्या कि ये एक मतलब उद्यमिता की बात है किसान की, कि अगर उद्यमिता है और वो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ कर पा रहा है, तो अच्छा प्रॉफ़िट ले सकता है। रही बात नई पीढ़ी की, तो वो भी यहाँ आकर मिलती है मेरी बात से
कि अगर जो हमारे किसान भाई हैं, वो लोग अपने फार्म्स पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करें। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आप बात करेंगे, तो हर पहलू में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि जब आप पानी की बोरिंग कराते हैं अपनी, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी लगती है और हमने उसके उदाहरण दिखाए हैं। आप इरिगेशन के सिस्टम डेवलप करते हैं अपने खेत पर, सिंचाई के लिए। तो जो सिंचाई के आप सिस्टम बनाते हैं, वो क्या बनाया है आपने, उसमें पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में आप डेवलप करिए। देखिए फिर आपका जो नई पीढ़ी है, उनको उसमें रुचि आएगी और चूँकि वो टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत एडवांस हैं, यूज़्ड टू हैं, उनको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी आता है और उनको समझ भी है। तो जब उनको अपनी समझ के हिसाब से देखिए, उनको ये भी लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली और हमारी पढ़ाई का खेत पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए भी वो बाहर भागते हैं। लेकिन जब उनको लगेगा कि हमारी पढ़ाई की वजह से हमारे परिवार की जो इनकम 1 लाख रुपए सालाना थी, वो 10 लाख हो गई या 20 लाख हो गई, वो कुछ भी हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे है। हमारी सरकार कहती है किसानों की इनकम दुगनी कर दो। अरे दुगनी इनकम करके भी तो क्या दे दोगे भाई? कुछ नहीं मिलना। देखिए, जो सरकारी गणित है, उसमें एक बहुत बड़ा जो लूप होल है, वो ये है, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करिए, कोई भी इंडस्ट्री शुरू कर दीजिए, तो आप उसमें जो लागत लगाते हैं, उसके ब्याज को भी आप लागत में जोड़ते हैं, जो आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज़ आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, उसके लिए आपने प्लॉट खरीदा, तो उस ज़मीन का जो ब्याज बनता है उतने पैसे का, वो पैसे का ब्याज जो है आप प्रोडक्शन की लागत में जोड़ते हैं ब्याज को। तब उसका आपकी कॉस्टिंग निकल के आती है, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करता है इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर उसका काम चलता है। लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि आज तक हमारी जितनी भी सरकारें रहीं, सबने एक काम ये किया कि किसान की लागत जोड़ ली, बीज की कीमत, पानी की कीमत, लेबर की कीमत भी आधी पौनी जोड़ी, बोले ये तो इसका परिवार काम कर लेता है और उसके बाद में खाद की और दवाइयों की कीमत जोड़ ली। अरे भाई, जो उसकी ज़मीन है, उसमें जो उसकी कीमत लागत लगी हुई है, उसका ब्याज भी तो जोड़ो। और ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो कुछ काम किसान को खुद करने के हैं, कुछ समाज का दायित्व बनता है कि किसानों के बच्चों को अगर खेतों से जोड़ा रखना चाहते हैं, अगर हमारे जो पूरा समाज है, अगर वो ये चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों के बाद हिंदुस्तान की बिल्कुल भी निर्भरता विदेशों पर ना रहे खाद्यान्न के लिए, तो इन बच्चों का पलायन रोकना पड़ेगा गाँव से। और लोगों को मैं तो बड़े साफ और कठोर शब्दों में कहूँगा कि समाज को किसानों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। कहीं न कहीं समाज भी ईमानदारी नहीं दिखाता किसानों के प्रति। आप देखिए, बाज़ार में जाते हैं बड़ी दुकान में, कोई भाव-तोल नहीं करते क्योंकि वहाँ प्राइस लिस्ट लगी हुई है। जो किसान अपने गाँव के बाहर वो फड़ी लगाकर बैठा होता है, सब्ज़ी बेच रहा होता है, उससे पूरी भाव-तोल भी कर लेते हैं। 1 किलो अगर लेना है टमाटर और वो 1 किलो 100 ग्राम हो रहा होता है, तो 100 ग्राम के पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक ये आम धारणा है। मुझे लगता है आम इंसान को, आम बायर को और पूरे समाज को ये धारणा अपनी खत्म करनी होगी, जिससे अपने किसानों को आप मजबूत करिए। अगर किसान मजबूत होगा, तभी आपको खाना मिल रहा है, नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका सारा खाना भी अमेरिका से ही आने वाला है। ये जनता को समझ लेना पड़ेगा। सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में। कई बार आपने ज़िक्र करा कि बारिश हो गई, खराब हो गया है, या सेल करने में परेशानी हो रही है उसे। अब आपने स्वामीनाथन की ज़िक्र किया, किसान आंदोलन हुआ इसके लिए। हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। एमएसपी लागू हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। गेहूँ काश्तकार बीज रहा है, उसको 2200 कुछ रुपए रेट मिल रहा है। इसका क्या करा जाए कि काश्तकार डेवलप हो कि वो अपनी गेहूँ बोकर और खुद ही प्रोसेस करके बेच पाए?
हम उसके लिए आप कोई ऐसा सजेशन दीजिए, काश्तकार क्या करे उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो किसी भी काश्तकार को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति और बीमा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं और राजनीति में घुसने वाले लोग होते हैं, इनका हशर एक जैसा ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बीमा करने वाले एजेंट होते हैं, शायद 10,000 में या 20,000 में या 50,000 में एक एजेंट ऐसा होता है जो सक्सेस हो पाता है। हाँ जी। बाकी सब वो छोटे-मोटे काम करके वहीं रह जाते हैं, उनके टारगेट्स भी पूरे नहीं होते। राजनीति में भी यही है कि विधायक या सांसद या मंत्री बनना सबकी किस्मत में नहीं होता। तो मैं किसानों को एक ही सलाह दूँगा कि राजनीति में सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति में बिल्कुल भी जाने की इच्छा ना रखें। इच्छा रखते हैं तो रखें, पर राजनीति को अपना मुख्य स्रोत ना बनाने की कोशिश करें, उसमें अपना जीवन खराब करेंगे। जो अभी हमारे गाँव का जो दुर्दशा है, उसमें गाँव में फैली राजनीति का एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे देश के, विश्व में भी सभी जगह ऐसा ही है। अब राजनीतिज्ञ क्या करता है, वो किसानों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करता है। अब आपने बात करी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रोटियाँ सेकीं। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने वो कहा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, सबको मालूम है, किसानों को ना कुछ मिलना था, ना कुछ मिला। मिला। लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ, किसका हुआ? उन किसानों का हुआ जो आंदोलन में शामिल थे। अपना कारोबार छोड़कर उनके नुकसान भी हुआ, उनको चोटें भी लगी, उनका हेल्थ से भी नुकसान हुआ, जान-माल का नुकसान भी हुआ, मतलब हर तरीके से नुकसान हुआ। तो किसानों को पहले तो राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और इन पॉलिटिशियंस का मोहरा ना बने, इसका बहुत ध्यान रखें। और मैं एक बात फिर कहूँगा, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद को इतना मजबूत कर लो कि आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। गाँव में पंजाब में अगर कोई बड़े-बूढ़े पहले किसी को आशीर्वाद देते थे, छोटे बच्चे को, तो वो उसको आशीर्वाद देते थे कि तेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे कभी ऐसे ना हो। मतलब ऐसे हाथ होता है दानदाता का और ऐसे हाथ होता है याचक का। तो वहाँ पंजाब में किसान के जो बड़े बूढ़े होते थे परिवार के, वो अपने बच्चे को ये आशीर्वाद देते थे कि तुम हमेशा दाता के रूप में रहना, याचक के रूप में मत जाना कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो किसानों को ये सोचना है, देखिए आज किसान राजा है। आप गाँव में जाइए, आप देखिए जिसके पास में 10 एकड़ ज़मीन है वो कितना बड़ा राजा है। उस ज़मीन की वैल्यू देखिए। शहर में किसी के पास इतनी बड़ी ज़मीन है, किसान से बड़ा राजा तो कोई है नहीं। उसको सिर्फ़ करना ये है कि जो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, थोड़ा-सा जो नई पीढ़ी है, उनको साथ में अच्छे से इन्वॉल्व करे और उनके सुझावों को सुनें और समझें। और जो बेसिक बात है कि जो हम अपने खेत में उगा रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कर कर हम मार्केटिंग करनी शुरू कर दें। हमारे को किसी एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। आज आप देख लीजिए, वो स्टेज कमोवेश आ चुकी है। जो हमारा गेहूँ का या धान का एमएसपी है, उससे ज़्यादा बाज़ार का भाव चला जाता है। ऑफ सीज़न में मतलब नवंबर-दिसंबर में गेहूँ जो है एमएसपी से ज़्यादा बिकने लगता है। क्यों बिकने लगता है? अब आप देख लीजिए सरकारी जो सेंटर्स हैं, उन पर किसानों की भीड़ कम हो गई। सरकारी सेंटर वालों ने नई नीति निकाल ली कि हम आपके खेत से आके खरीद लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब सरकार वाले वो लोग जहाँ किसान लाइन लगाता था जाके, सिफ़ारिश लगाता था, उनकी झिड़कियाँ सुनता था। अब आज उनको खरीदने के लिए अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए किसान के खेत पर आना पड़ रहा है। ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत पॉज़िटिव साइन है। तो एमएसपी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये एक पॉलिटिक्स की वजह से किसानों को भड़काने के लिए और ऐसा-वैसा करने के लिए है। एमएसपी का बस इतना ही रोल है कि भाई एक पीछे से सहारा है किसान को कि भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल जाए तो बेटर है। तो हमारे को तो जब प्रसंस्करण करना है, आप देखिए गेहूँ का आप रेट क्या है इस समय? अगर कोई बहुत महँगी गेहूँ भी बेच देगा तो ₹30 किलो बेच देगा। लेकिन आप बाज़ार में आटा लेने चले जाइए, ₹60, ₹70, ₹80, ₹200 तक आटा बिकता है।
तो जब वो कंपनी वाला आटा बेच सकता है, तो किसान अपने शहरों में क्यों नहीं बेच सकते? किसानों को दिमाग लगाना होगा, बच्चे आपके पास हैं, सब आईटी में पारंगत हैं, उनको टेक्नोलॉजी आती है। आप किसी तरह से अपने छोटे-छोटे कोऑपरेटिव्स बनाइए, शहर के लोगों से जाके संपर्क करिए और उनको बताइए कि हम आपको आटा दे सकते हैं, हम आपको दालें दे देंगे, आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो महीने की आवश्यकता है, हर महीने हम आपको डोर डिलीवरी घर पर लाके देंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है, हर आदमी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो किसान भी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दें। तो धीरे-धीरे आपकी मार्केट बनेगी और आपको वैल्यू एडिशन होगा। आपको भरपूर पैसा और भरपूर प्रॉफ़िट मिलना शुरू होगा। आपकी नई पीढ़ी जो है जुड़ जाएगी आपके साथ में, आपकी ज़मीन के साथ में जुड़ जाएगी और जो आपकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, आपके पुश्तों ने जो उसको सँभाल के रखा, वो ज़मीनें संजो के रख पाएँगे। नई पीढ़ी ज़मीनों को बेचने की तरफ कभी सोचेगी भी नहीं कि मुझे ज़मीनें बेचनी हैं। तो थोड़ा-सा किसान को भी चाहिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे ज़्यादातर किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई जो हैं, कहीं न कहीं उतने एक्टिव अब नहीं रह गए, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, परिस्थितियों ने उनको डल कर दिया, उनको निराश कर दिया और आज वो निराशा और उनकी डलनेस जो है, वो आलस्य में बदल गई है। आलसी हो गए हैं, खेत पर जाते हैं, पानी लगाया और वापस आके फिर सो गए या गाँव में एक जगह बैठ गए, ताश पत्ती खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। नहीं, आप खेत पर समय दीजिए। किसान का सुबह 5 बजे उठने के बाद तब से लेके संध्या तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, तब तक खेत पर रहना जो है, वो ही प्रोग्रेस लेके आएगा। अगर किसान खेत पर नहीं रहेगा, तो प्रोग्रेस नहीं आएगी। सर, आपने कहा कि काश्तकार बहुत तरक्की करेगा आपके विचारों के अकॉर्डिंग। मैंने रिसेंटली एक देखा, अभी मैं आ रहा था जब आपके पास, तो यूरिया के लिए काश्तकार लाइन लगाकर बैठा है और गवर्नमेंट उसमें ये कर रही है कि आप 1 एकड़ के ऊपर 1 ही कट्टा यूरिया देंगे। आप उसको कैसे मैनेज करें? काश्तकार कैसे मैनेज करे उस चीज़ को? कोई है इसका सॉल्यूशन? देखिए सॉल्यूशन के लिए ये है कि मैं तो बड़े खुले दिल से एक बात सबको बताता हूँ कि मैंने कोशिश ये करी जो मेरे परिवार में मुझे संस्कार मिले और जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो ये रहा कि आप हमेशा दिल से साफ रहिए और कोई भी बात जैसे एक बहुत पुरानी स्टोरी भी है कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि जो काम मैं खुद नहीं कर सकता, वो मैं दूसरों को कैसे उस काम को करने की सलाह दे दूँ। हाँ जी। उसकी छोटी-सी कहानी भी है एक बच्चे को लेके। तो मैं किसी किसान से वो बात नहीं कहता जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जब मैंने खेती शुरू करी, तो लोगों ने मेरा मज़ाक भी बनाया कि ऐसे कैसे खेती होगी, बिना केमिकल्स के, बिना यूरिया के। और आज हमारा जो फ़ार्म है, अब 40 एकड़ का फ़ार्म है और एक कोई उस पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा, कोई गेट नहीं लगा। उसमें पर डे आपको बता रहा हूँ मैं, करीब 10 से ज़्यादा किसान तो आते ही हैं, जो पूरा घूम के जाते हैं, पूरा देख के जाते हैं उसको, समझ के जाते हैं, उनकी जो प्रश्न होते हैं, हम उनकी हर शंका का निवारण करते हैं। और उसमें हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई छुपा हुआ कुछ इंटरेस्ट है, कुछ हमें उनसे लेना है। हमारा मन यही रहता है कि भई अगर जो चीज़ हमने अपने तजुर्बे के साथ में और जो हमने मेहनत करके, ट्रायल्स करके, नुकसान करके जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे और वो भी उसका फ़ायदा उठाएँ। तो हमने तो देखिए हमारे खेत में आपने देखा ही है कि जो हमारी ये कंपोस्ट की पिट्स हैं, आप किसानों को वो वीडियोज़ दिखाइए कि कैसे हम कंपोस्ट बना रहे हैं नेचुरल। घास का एक टुकड़ा भी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 10 ग्राम घास भी हमारे फ़ार्म पर वो बर्बाद नहीं जाती, उसकी हम खाद बना देते हैं। कोई भी हमारे बायोमास, चाहे कहीं कोई पेड़ की डाली टूटती है या किसी पौधे में हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ निकलती है, तो वो कंपोस्ट पिट में जानी है, उसकी कंपोस्ट बननी है और वो कंपोस्ट हमने अपने पौधों को खिलानी है।
हम अपने पौधों को प्योर खाद देते हैं और प्योर खाद देने की वजह से उससे जो पौधे हमको वापस में जो खाद्यान्न देते हैं, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी वो अनमैचेबल है। आपको बता दूँ कि हमारा जो ऑर्गेनिक का स्टेटस है, तो हमारा सर्टिफ़िकेट कहीं भी हमारे बायर्स के पास जब जाता है, तो वो देख लेते हैं कि अरे 2 दशक से ज़्यादा हो गए और इनके सर्टिफ़िकेट में कभी कोई चैलेंजिंग पॉइंट नहीं आया। कहीं किसी जाँच में, किसी उसमें इनका कोई भी सैंपल जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। तो मैं तो आपको बताऊँ कि हमारे जो बायर्स हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो अब वो कुछ चेक नहीं करते। उनको हमारे ऊपर भरोसा हो गया है। भई सीधी-सी बात है, अगर मैं अपनी रसोई घर में मैं चीनी खरीद के ही नहीं लाया बाज़ार से, तो जो मेरे यहाँ पर अगर किसी के लिए चाय बनाई है, तो कोई उसमें क्या कहेगा कि चीनी कम है, मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है। जब मैंने चीनी खरीदी ही नहीं, तो ज़्यादा और कम का सवाल कहाँ आता है? और सबसे बड़ी बात जो है, जो आपके सवाल का जवाब है, कि ये मॉडल, ये आपको दिखाता है कि हम वो चीज़ें, वो केमिकल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल ढंग से खाती खेती कर रहे हैं। हमारा अपना एक मैनेजमेंट का तरीका डेवलप हो चुका है और उसके बाद में हम जो कीमत नॉर्मल फसल की बाज़ार में मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा हम लेते हैं। हम अपने मन के पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड फसल है और उसकी क्वालिटी अच्छी है। हमको पता है कि हमारे पास फसल 2 कुंटल है, लेकिन कदरदान जो हैं वो 10 कुंटल के हैं, तो हम उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। ये तो मार्केट का नियम है। ये मार्केट का नियम है डिमांड एंड सप्लाई का। तो हमारे माल की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम अच्छी कीमत ले लेते हैं। तो किसानों को बहुत ज़्यादा केमिकल्स की तरफ से ना जाके उससे अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कई फ़ेज़ेज़ में वो अपने आप को विथड्रॉ कर सकते हैं और इनसे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। अ, केमिकल फार्मिंग के लिए मैं सभी किसानों को ये सलाह देता हूँ कि आप उससे धीरे-धीरे अपने को विथड्रॉ कीजिए। विथड्रॉ कैसे करना है? आपके पास 10 एकड़ खेत है, आप 9 एकड़ में यूरिया डालते रहिए। पहले साल आप 1 एकड़ को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको धीरे-धीरे अगले साल 1.5 एकड़ को, 2 एकड़ को, जैसा आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगे, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे आप स्विच कर जाइए, आपको पता नहीं लगेगा। ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को आप नींद की गोलियाँ देना शुरू कर दीजिए नींद आने के लिए। अब वो गोलियों के बिना फिर सो नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको विथड्रॉ करना है, तो धीरे-धीरे डोज़ कम करके आप विथड्रॉ कर सकते हैं उससे और आपकी मिट्टी मजबूत हो जाएगी। ये जो आपने सर कहा कि धीरे-धीरे ऑर्गेनिक की तरफ आप मूव ऑन करें, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सोच है आपकी? देखिए मैंने एक जापान के एक एग्री साइंटिस्ट हुए, मसानोबु फुकुओका, ओके, और उन्होंने बहुत रिसर्च करी कि कैसे केमिकल्स ने डैमेज किया और कैसे हम केमिकल्स के बिना खेती कर सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। मैं फिर बता रहा हूँ, उस पुस्तक का नाम है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। मतलब अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो स्ट्रॉ का मतलब हो गया जो हमारा धान का जो, जिसको आप यहाँ पर पराली बोलते हैं, गेहूँ के स्ट्रॉ। स्ट्रॉ हो गए, वो स्ट्रॉ हो गए, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक सरकंडे की क्रांति। अच्छा जी। मैं किसी को बता रहा था तो किसी चैनल वाले ने उसको ये भी टॉपिक दे दिया था कि एक सरकंडे की क्रांति। तो उनका कहना ये था कि उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरे मन में भी ये जो परिवर्तन आया उस बुक को पढ़ने के बाद आया। एक मुझे एक संत मिल गए थे, जापान के थे वो। मुझे नहीं पता था, मैं सोच रहा था शायद वो पहाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लगभग 40 साल पहले हिंदुस्तान आ गए थे और वो जापान में बहुत एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे और यहाँ आकर वो साधना में लग गए। तो उन्होंने मुझे वो पुस्तक गिफ्ट करी और मैं एक रात में वो पुस्तक पूरी पढ़ गया। जब मैंने शुरू करी, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया। उस पुस्तक में मसानोबु फुकुओका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि
सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रॉन्ग वनस्पति कहाँ पर होती है? तो उन्होंने उसमें लिखा कि जो सबसे अच्छी, सबसे उत्तम और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा वैरायटी की वनस्पति होती है, वो जंगलों में होती है। और जंगल में उसकी कौन कर रहा है कटाई, छँटाई, निराई, गुड़ाई, कौन उसमें खाद डाल रहा है, कौन उसमें कीटनाशक डाल रहा है, कौन पानी डाल रहा है? सिर्फ प्रकृति अपने आप उसकी देख-रेख करती है और वो अपने आप को वो वनस्पति जो है, प्राकृतिक जो उस समय की हमारी जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके हिसाब से उसके अनुकूल अपने आप को ढालते हुए चलती है, वहाँ की वनस्पति जो होती है जंगल की। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। इतने ऊँचे हाइट के पेड़ आपने कभी शहरों में नहीं देखे होंगे, जितने जंगल में होते हैं और जितने मजबूत होते हैं वो। तो इस चीज़ ने मुझे भी एक अंदर से एक समझ में आई, एक चिंगारी लगी कि भाई बात तो बहुत सही है और हम इस तरह की खेती कर सकते हैं। और इस खेती को उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया। उन्होंने इस खेती को नाम दिया डू नथिंग फार्मिंग। मतलब आप कुछ मत करिए, फार्मिंग होगी। आप बीज डाल दीजिए, बाकी धरती माँ को करने दीजिए। अरे तसल्ली तो रखिए थोड़ी-सी। यहाँ क्या है, किसान में तसल्ली नहीं है। अभी बीज लगाया और छोटे-छोटे अंकुर निकले। उसके बाद वो गाँव का जब भ्रमण करने गए तो चाचा ने देख लिया कि वो दूसरे के खेत में जो है हरा रंग ज़्यादा है उसके पत्ते का। मेरे पत्ते में हरा रंग कम क्यों है? अब वो आके फिर उसमें खाद लगाएँगे। इस जो मानसिक बेड़ियाँ हमारी हैं, इनसे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए जब हम इनसे बाहर निकलते हैं, तो हम अपने पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा पूरे हमारा इकोसिस्टम है, हमारी बायोडायवर्सिटी है, हम उसको तो बचाते ही बचाते हैं। हमारा जो लागत मूल्य है, हम उसको भी तो कम करते हैं, खर्चा तो हमारा ही बचता है। अरे बाबा जो यूरिया ला रहे हो, जो डीएपी ला रहे हो, जो एनपीके ला रहे हो, जो कीटनाशक ला रहे हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा अमेरिका जा रहा है आपका। ये सारा पैसा विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है क्योंकि सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसकी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारत में यूरिया भी इंपोर्ट होके आ रही है, यूरिया भी आपकी हिंदुस्तानी नहीं है और यूरिया को बनाने वाले प्लांट जो हैं वो भी विदेशी कंपनियां लगा रही हैं। फिर जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीज भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इससे धीरे-धीरे विथड्रॉ कर कर बाहर निकलना होगा और एक बार आप निकल गए, तो आप वास्तव में राजा बन जाएँगे। सर, मैंने एक जगह सुना था कि जो गेहूँ आई है, व्हीट, ये अमेरिका से फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ इंडिया में। और अमेरिका में इसको एक फूड यूज़ करा जाता है जानवरों के लिए। बट इंडिया में इसको ह्यूमन्स खा रहे हैं। ऐसा है कि बहुत सारी जो हमारी जिसको रीति-रिवाज कह लीजिए और प्रथाएँ कह लीजिए, वो ऐसे ही बनती हैं। इसी तरीके से बनती हैं कि वो एक चलन बन जाता है, वो एक प्रचलन में आ जाती है और वो फिर एक हमारी आदत में शुमार हो जाती है और उसके साथ-साथ फिर उसको हमारे जीवन की एक आवश्यकता मान लिया जाता है। देखिए जब गेहूँ आई थी, तो गेहूँ से पहले हम क्या करते थे? गेहूँ से पहले हमारे मोटे अनाज होते थे और जैसे कि सारे मोटे अनाज थे, हमारे कोदो था, बाजरा था, रागी है, मक्का है, इस तरह से हर जो अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग चीज़ें होती थी। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का स्टडी करेंगे, तो उसमें भी अलग तरह के मोटे अनाजों का वर्णन है और उसमें गेहूँ का वर्णन कभी भी नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के मुझे ये ल और अभी देखिए, अभी क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वापस जड़ों से जोड़ने के लिए, उन्होंने मिलेट्स की तरफ एक मिशन मिलेट स्टार्ट कर दिया। तो अब मिलेट अंग्रेजी वर्ड है, हमारे बच्चों को अच्छा लगता है। उनको बोलिए ज्वार की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, बच्चों को पसंद नहीं आएगा। मिलेट वर्ड उनको अच्छा लगता है कि अंग्रेजी का शब्द है। तो मिलेट्स के लिए स्टार्ट कर दिया, तो अब आज देखिए आप, आज हमारी गेहूँ से ज़्यादा कीमत जो है, वो
मिलेट्स की हो गई है, अलग-अलग जो मिलेट्स हैं, वो महँगे दाम पर बिक रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर फार्मर्स इसकी तरफ ध्यान देंगे, तो धीरे-धीरे मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, पर इसमें तेज़ी आने की ज़रूरत है और देखिए सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन है और मुझे लगता है कि फार्मर्स को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और ये एक अच्छा कदम होगा और इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपके फार्म पे हम विजिट किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कई चीज़ें हमें यूनिक लगी। आपने बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो कर रखे हैं जो इंडिया में इम्पॉसिबल है। हाउ यू ग्रो दिस? एक्चुअली ये भी डिकेड्स की जर्नी है। हमने जब खेती करनी शुरू करी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। तो हमने ये महसूस किया कि हमारे को जो डेटा मिलता है अखबारों के थ्रू या मौसम विभाग की जो अब तो मोबाइल फ़ोन पर आना शुरू हो गया, कई सारे ऐप आ गए जिन पे मौसम की जानकारी होती है। लेकिन उसमें भी मौसम की जानकारी जो होती है वो बहुत एक पूरे बड़े एरिया के लिए होती है, शहर के लिए। अभी आप देखिए कि क्या होता है कि मेरे खेत में बारिश हो रही है, साथ वाले खेत में बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो जलवायु जो है वो खेत स्पेसिफिक हो गई। क्लाइमेट जो है क्लाइमेटिक ज़ोन्स स्विच कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को स्टडी किया कि जैसे हमारा खेत है, हमारे खेत में भी क्लाइमेटिक ज़ोन तो है ही है, उसके अंदर माइक्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स भी बन जाते हैं। जैसे कहीं पेड़ों का क्लस्टर ज़्यादा है, कहीं छाया का क्लस्टर बन रहा है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की सन इंटेंसिटी, वहाँ की एयर वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मन में विचार आया कि भाई जब हमारी ये क्लाइमेटिक ज़ोन्स मेरे एक खेत में ही मैंने जब क्लाइमेटिक ज़ोन्स को स्टडी करना शुरू किया, बहुत साल पुरानी बात हो गई, तो मैंने कई वैज्ञानिकों से बात करी लेकिन कोई मुझे उस पर सटीक और सकारात्मक सलाह नहीं दे पाए। तो हमारे पास तो खेत में मैंने आपसे पहले भी कहा खेत में रहो तो टाइम भी होता है, आपको सोचने का मन भी मिलता है और आपके पास में एक बहुत बड़ी फ़ील्ड होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और आप अपने खेत पर राजा होते हो, आपको कोई रोक-टोक नहीं होती, किसी से परमिशन नहीं लेनी होती। नुकसान हो जाएगा तो कोई डाँटेगा वो भी डर नहीं होती। तो हमने अपने पूरे फार्म का एक क्लाइमेटिक ज़ोन के हिसाब से हमने एक स्केच बनाया। हमने पहली बार मेरे को खुद ऑटोकैड ड्राइंग्स वगैरह सब बनानी आती हैं। तो मैंने ऑटोकैड पर जब कॉन्टूर प्लान बनाया और उसके बाद में हमने अलग-अलग जगह पर सेंसर्स लगा के, डेटा लॉगर्स लगा के, मैनुअल डेटा कलेक्ट करके हमने हर ज़ोन्स जो हमने पहले एस्टिमेट कर लिए दिमाग से कि ये अलग-अलग ज़ोन्स हैं, तो सब में हमने अलग-अलग जो वेदर थर्मामीटर्स होते हैं हमारे एनीमोमीटर्स हैं विंड वेलोसिटी के लिए, लक्स मीटर्स हैं सूरज की तेज़ी नापने के लिए, वो लगा के हमने डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा को जब हमने आकलन किया तो हम हैरान रह गए। हमें लगने लगा कभी कि हमारे पास में तो रानीखेत की क्लाइमेट भी बनती है, हमारे पास कैलिफोर्निया की क्लाइमेट भी बनती है, मेक्सिको की भी बनती है, स्पेन की भी बन रही है क्लाइमेट। वो बड़ा एक हैरानगी वाली बात थी। तो जब हमने कुछ फिर साइंटिस्ट लोगों से बात करी, तो जैसा कि नॉर्मल होता है उन्हें लगा कि एक किसान आदमी बात कर रहा है, उन्होंने हमें 2 सेंटेंस में बेवकूफ़ साबित करके खत्म कर दिया कि ज़्यादा मत सोचिए, जो हमको आता है वो ही बहुत है और जो किताबों में लिखा है उससे बाहर मत जाइए। लेकिन अब आपको मालूम है किसान आदमी, गाँव का देहाती आदमी तो उसकी फ़ितरत होती है कुछ न कुछ शरारत करने की, हम भी उसमें डटे रहे, लगे रहे। तो हमने एस्टिमेट किया कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले मैंने अंगूर का रूट स्टॉक लाके यहाँ पर लगाए। 5 तरह के रूट स्टॉक्स मैंने लगाए। और मेरा कैलकुलेशन मैं अंगूर का पौधा नहीं लाया ग्राफ्टेड, मैं रूट स्टॉक लाया कि अगर रूट स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म कर गया तो प्लांट भी चलेगा। मैं रूट स्टॉक लाया और मैंने चलाया, रूट स्टॉक बहुत अच्छा चला। उसके उसी तरीके से मैंने अलग-अलग फ्रूट्स पर काम किया। मैं एवोकाडो के रूट स्टॉक लाया। मैंने मेक्सिको से एवोकाडो प्लांट मँगाया। मैंने पर्सिमॉन मँगाया,
मेरे पास रामबुटान है, मेरे पास लौंगन है, अनार की वैरायटीज हैं, चीकू है मेरे पास। कुल मिला के मेरे पास अगर फार्म पर आप देखेंगे तो 400 प्रजाति से ज़्यादा मेरे पास फल और अलग-अलग तरह के जंगली पेड़-पौधों की प्रजातियाँ कुल मिलाकर इससे ज़्यादा हैं, जिन पर मैंने रिसर्च करी। मोटी इलायची हमने फार्म पर पैदा कर ली। तो पहले कहते थे कि मोटी इलायची के लिए क्लाइमेट नहीं है। हमने जब उसके वीडियोज़ भेजे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को, और मैंने नहीं भेजे, हमारे बरेली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। मैंने कहा कि मेरी बात तो मान नहीं रहे स्पाइस बोर्ड वाले। मैंने वहाँ के डायरेक्टर महोदय को, वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय को और वहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके अधिकारियों को आमंत्रित किया, और मैंने दिखाया कि ये देखो ये मोटी इलायची भाई ये लगी हुई है पौधे पे, और आप साथ खड़े होकर वीडियो बनवाइए। उन्होंने वीडियो बनाए, और वो वीडियो उन्होंने ऑफिशियली डायरेक्टर IVRI की ईमेल से स्पाइस बोर्ड को भेजे। उसके बावजूद स्पाइस बोर्ड ने जवाब दिया, वी कैन नॉट ट्रस्ट, कार्डमम कैन नॉट बी ग्रोन इन गेंजेटिक प्लेन्स। जवाब आ गया, उन्होंने फिर भी मानने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा जब डायरेक्टर साहब आपकी बात नहीं मान रहे तो हम किसानों की बात क्या मानेंगे? क्योंकि मेरा उसके पीछे एक ही धारणा थी कि अगर मेरे खेत पर इलायची हो सकती है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन में, तो ऐसा क्लाइमेट जोन तो बहुत सारे किसानों के खेतों में बनता है ना, तो वो इलायची पैदा कर लें उतने क्लाइमेट जोन पर। अब मैं अपने खेत पर लगभग 1.25 कुंटल इलायची पैदा करता हूँ जो 4,000 रुपए किलो बिक जाती है। तो मेरी वो एक्स्ट्रा इनकम है, और वो बहुत छोटे से एरिया में पैदा होती है। हर किसान ऐसा कर सकता है। ये चीज सरकार को, हमारे सरकारी अधिकारियों को, हमारे राजनीतिक जो है लीडरशिप हमारी जो है, इनको सोचना पड़ेगा कि हमें पॉलिसी क्या बनानी है, किसान को क्या प्रमोट करना है। मैंने कई बार कहता हूं कि आप ऐसी कमेटीज में आप हम लोगों से सलाह लीजिए। हम अपना ज्ञान बताने के लिए सलाह नहीं दे रहे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें कोई आप सम्मान दे दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे भाई, हमें आपसे पैसे भी नहीं चाहिए। आप तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो तनख्वाह लेने के बाद में वो दिखाई दे रहा है। आप हमारी जो प्रैक्टिकल सलाह है उसको भी थोड़ा मानने का प्रयास कीजिए। जो पौधे हम बता रहे हैं, आप वो पौधे सरकारी फंड से खरीद के किसानों को मुफ्त में दे दीजिए। आप वृक्षारोपण में उल्टे सीधे पौधे लगवाते हैं, आप किसानों को दे देते हैं कि ये जामुन के पौधे लगा लो। वो जामुन की घटिया वैरायटी होती है, वो क्यों लगाएगा उसको? आप उसको यूकलिप्टस से देते हैं, आप और दूसरे पौधे देते हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी होते होंगे, लेकिन अगर आप उसमें से आप एवोकेडो के पौधे दे दीजिए एक किसान को 10, तो साल में 2 लाख रुपए कमाई करेगा वो उससे। और हमारी क्लाइमेट में हो सकते हैं वो। आपको देखना है, आप मेरे फार्म पर आइए, जब उसका फ्रूटिंग सीजन हो आप फ्रूट देख लीजिए उसका। तो जब आपके पास में जीवंत उदाहरण है तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको करिए ना आके। एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, आप उसको करिए, और आप अपने उस ईगो से भी बाहर निकलिए कि कोई किसान भी कुछ आपको राय दे सकता है। आप साइंटिस्ट हैं, आप अधिकारी हैं, आप नेताजी हैं, आप मंत्री जी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं आपका, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, आप बात को समझिए। तो हमारी आवश्यकता और हमारे अनुभव को भी आप अपने संज्ञान में लाइए, उसको आप देखिए कि हमारा अनुभव क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से पॉलिसी बना दीजिए, हिंदुस्तान की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। सर मेरा सवाल है एक आपसे, जैसे अभी आपने क्लाइमेट जोन की बात की, वेदर की बात की, कि मैंने अपने खेत में अलग अलग कंट्री के जो वेदर्स हैं, अलग 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 कंट्री में जो क्लाइमेट जोन्स क्रिएट होते हैं, वो मैंने अपने खेत में एक्सपीरियंस किया है उनका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक छोटा किसान जो है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे मतलब एक्सेप्ट करेगा, उसको कैसे इंस्टॉल करेगा अपने खेतों में। आपने ऐसा अपने फार्म हाउस में क्या किया है कि आपको सारे क्लाइमेट जोन्स, वेदर डिटेल्स, ये सारी चीजें, ये बारीकियां हैं, यह पता लगती हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा पौधा इंस्टॉल करना है, कहाँ पर हमें कौन सी फसल उगानी है, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को, मैं सभी को बोलता हूं, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो,
चाहे नेताजी हों सफेद कुर्ते वाले, इनको ये भूल जाइए कि किसान अनपढ़ है, किसान को कुछ नहीं पता। हर किसान एंड्रॉयड फोन यूज करना जानता है और आपसे बेटर जानता है। इसके जितने ऐप्स हैं आपसे अच्छे किसान इस्तेमाल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस करने का फालतू समय बहुत है। किसान इस पर बहुत समय लगा रहा है, दिन भर कुछ ना कुछ रीलें देख रहा है, कुछ ना कुछ उसमें खुराफात कर रहा है। तो है क्या कि जो टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी कि मैं कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। सिंपल टेक्नोलॉजी है। देखिए, टेम्परेचर नापने के थर्मामीटर आते हैं, ह्यूमिडिटी नापने के मीटर आते हैं, सब डिजिटल हैं। वो आप खेत पर लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक डेटा लॉगर आते हैं, आप डेटा लॉगर लगा दीजिए, उसमें टाइमर लगा दीजिए। वो आप 15 मिनट बाद कहेंगे, वो हर 15 मिनट बाद का रिकॉर्ड करता रहेगा। आप उसको लाके पेन ड्राइव से इसमें लगा दीजिए अपने मोबाइल में ही, तो वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी नया काम आप करते हैं तो उसमें आपको रुचि लेनी पड़ेगी और उसमें सीखने के लिए थोड़ा आपको मनोयोग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन भर खेत पर रहना पड़ेगा। क्योंकि खेती जो है, आप देखिए किसी भी कृषि वैज्ञानिक से जब आप बात करते हैं, मैं गोष्ठियों में जाता हूं, अक्सर बात होती है तो वो कहते हैं हमारी जलवायु में ये पैदा हो जाएगा, हमारी जलवायु में ये पैदा हो जाएगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी का मेरे में तौहीन नहीं करना चाहता, ना मेरा उद्देश्य है, ना किसी के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी कर रहा हूं। पूरे सम्मान के साथ मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं। आप अगर 6000 फीट की ऊंचाई से ऊपर चले जाते हैं पहाड़ पर, तो वहां पर एक पेड़ मिलता है, हिमालयन ओक बोला जाता है उसको। उसको बांज का पेड़ बोलते हैं। अगर एक आम आदमी के समझने के लिए बताऊं, तो पहाड़ पर जहां कहीं भी झरना होता है, जिस पहाड़ी पर जिससे पानी पीते हैं, मीठा पानी, उस पहाड़ पर बांज के पेड़ होंगे, तभी झरना होगा, नहीं तो झरना बहुत मुश्किल से होगा, वो परमानेंट झरना नहीं होगा। और बांज के पेड़ की क्वालिटी होती है, उसकी पत्तियां जो हैं वो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नमी को सोखती हैं और अपनी जड़ों में ले जाती हैं और मिट्टी को दे देती है नमी। वो मिट्टी से पानी लेता नहीं, वो मिट्टी को पानी देता है वो। और उसकी जो पत्तियां हैं पहाड़ में, वो जानवरों के चारे में प्रयोग होती हैं। वो बहुत ही मतलब पवित्र वृक्ष माना जाता है पहाड़ पर। और कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि उस पहाड़ को खूब कटान हुआ, कम हो गया, सब कुछ है। खैर, मैंने उस पहाड़ के पौधे लाके, जो वहां की क्लाइमेट जोन है, मेरे फार्म पर मैंने वहां पर 4 पौधे लगा दिए और खुले में लगे हैं, खुले आसमान के नीचे लगे हैं। उसमें कोई किसी तरह का शेड नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे लगे हैं। मैं उसको पानी भी नहीं देता, कोई खाद नहीं देता, कोई उसकी बिल्कुल देख रेख नहीं करता। हाँ, जाके उससे बातें करता हूं मैं दिन में काफी बार जाके, मेरा दोस्त है वो। जितनी अच्छी ग्रोथ उसकी पहाड़ पर होती है, उतनी ही अच्छी ग्रोथ मेरे खेत पर है उसकी। उतने ही मोटा तना है उसका, उतने ही अच्छे पत्ते हैं उसके, उतना ही स्वादिष्ट पत्ते हैं। अगर वो पत्ते तोड़ के किसी पशु को खिलाए जाएं, तो वो उतने ही मन से उन पत्तों को खाता है। तो मैं उन सब वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूं, एक बार आए, जिसके मन में शंका हो मेरी बात की, और मेरे फार्म पर उसको देखें। और अभी मैं बता दूं कि 5 पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, उसको अपने रिसर्च में, पंतनगर यूनिवर्सिटी के अपनी रिसर्च में उसको शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो लोग पहाड़ को जानते हैं, पहाड़ में होने वाले जंगली फल छोटे छोटे, हिसालू मेरे फार्म पर लगा है, खूब फल आता है। किलमोड़ा मेरे फार्म पर लगा है, बरेली में खुले में लगा है, फिर बता रहा हूं, खुले में लगा है, बरेली में उत्तर प्रदेश में लगा है, किलमोड़ा लगा है। घिंघारू एक फल होता है, वो लगा है। बुरांश लगा है, बुरांश का भी फूल आता है और पूरा मीठा फूल आता है। ये खूब बढ़िया से लगे हैं और खूब अच्छे फल फूल रहे हैं। और मैं उनकी कोई देख रेख बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ उनसे बातें करता हूं। तो ये जो चीज है, कैसे आप अपने खेत पर कर सकते हैं, इसको आपको स्टडी करना है कि कौन सा कोना मेरे खेत का ऐसा है जो इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अच्छा है। हर जगह पर नहीं होगा वो पौधा मेरे खेत पर, मुझे पता है। इलायची मेरे खेत पर हर जगह नहीं पैदा हो सकती, मुझे पता है।
लेकिन जहां हो सकती है वहां तो कर लो। मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और मेरी वैरायटी बढ़ रही है। लेकिन है क्या कि कुछ खेल वर्चस्व के चल रहे हैं, जो लॉबीज चल रही हैं, जैसे बीज की लॉबी है, पेस्टिसाइड की लॉबी है, वो चाहते ही नहीं कि ये प्रजातियां यहां से हटके दूसरी जगह पर जाएं। जैसे जब मैंने अंगूर अपने खेत पर लगाया, तो जो लॉबी थी वो कभी भी ये चाहती नहीं थी कि यूपी में अंगूर की खेती कोई करे, क्योंकि उनको डर था कि नई मंडियां निकल के आ जाएंगी तो उनके बिजनेस पर कंपटीशन हो जाएगा। ये सब खेल चलते रहते हैं। आपने कई चीजें हमें बहुत अच्छी बताई, मगर हमें एक चीज का थोड़ा डाउट है कि जैसे सारे काश्तकार या सारे किसान तो नहीं ये काम कर सकते। काश्तकार आजकल उलझा काश्तकार आजकल उलझा हुआ है सिर्फ धान, गेहूं, गन्ना, मक्का में। वो दूसरी तरफ इस बागवानी की तरफ जाकर ही नहीं खुश है। कईयों से मैंने भी बात की कि आप आम का बाग लगा लो, वो कहता है नहीं, लिप्टिस लगा देते हैं, 5 साल में कट जाएगा, पैसा आ जाएगा। वो इस चीज जो आपका मॉडल है, आपने जो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक ऐसी बागवानी तैयार की है, उसकी तरफ आप कैसे काश्तकार आकर्षित हों? देखिए, आकर्षण की बात आपने जो करी, तो आकर्षण एक ऐसा शब्द है और एक आकर्षण जो है एक पूरी प्रक्रिया है, जो आप किसी के मन में किसी अ, वस्तु के प्रति या किसी प्रोसेस के प्रति या किसी व्यक्ति वे विशेष के प्रति, किसी के मन में किसी के प्रति आकर्षण आप जागृत नहीं कर सकते। ये स्वतः ही होता है। पहली बात तो ये है। तो हमें ये बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हम किसी के मन में आकर्षण जागृत कर सकते हैं। हाँ, हम अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये चीज हम कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल है, इससे ये फायदा है। अगर समझ में आता है तो वो कर ले, नहीं समझ में आता तो वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। वो तो उसकी मर्जी है। फिर क्या कर सकते हो आप? आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बेसिक बात जो आपने जैसे अभी आम के बाग की बात करी, तो वो आम के बाग के प्रति क्यों आकर्षित नहीं है और यूकलिप्टस के लिए क्यों है, मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए, आम के बाग में आज आपको लगता होगा कि किसी के पास बहुत बड़े आम के बाग हैं और उतना उसका फल आ गया, उसने ठेका पर दे दिया और बहुत कमाई हो गई। कुछ नहीं है। आम के बाग की जो जमीन की कीमत है, उसका बैंक का, सेविंग बैंक का ब्याज नहीं निकलता उसका। वो तो जमीन की कीमत बढ़ती रहती है तो उसको अच्छा लगता है। और आम का अगर आप कीमत देखें तो बाग वाले को 10 रुपए किलो भी नहीं मिलता। तो और यूकलिप्टस में कैश क्रॉप है, उसका पैसा मिल जाता है किसान को, देख रेख भी नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करना होता, बाउंड्री पे लगा दिया, उसको पैसा मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा किसान को भी एक सक्सेस मॉडल जब किसान देखता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में एक ज्वाला, एक उत्कंठा पैदा होती है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं। लेकिन उसको वो मॉडल मिलना चाहिए। आम के बाग का कोई फायदा ऐसा जो बहुत ज्यादा हमें लाभ दे? देखिए, मैं आम के बाग के लिए एक बड़ी अजीब सी है, वो हास्यास्पद भी है अच्छा। थोड़ी, वो टिप्पणी मेरी कि देखिए, इस समय नया किसान जो कोई भी नया आम का बाग नहीं लगाएगा। आम के बाग जो हैं वो लोग हैं, उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। आप समझ गए? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड मतलब अनुपस्थित खेत का मालिक। उनके आम के बाग हैं। आम के बाग अब किनके हो गए पता है आपको? कि जो शहर के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उसने जाके एक आम का बाग खरीद लिया और वो लाला जी अपनी कार पे अपनी फैमिली को लेके पोटली बांध के समोसे की और चटनी की और ड्रिंक्स वगैरह लेके, जैसा जिसका शौक है, तो वो अपने आम के खेत पर जाते हैं। एक वहां पर काका टाइप का चौकीदार उनका होता है, वहां गए, उन्होंने छुट्टी वाला दिन वहां स्पेंड किया और आ गए। उनको पेड़ से कोई मोहब्बत नहीं है। उनको तो ये चाहिए कि ठेकेदार आएगा, ठेकेदार ने क्या उसमें केमिकल डाले, उसने क्या सत्यानाश किया मिट्टी का,
क्या उसने जैव विविधता को डैमेज किया? उनको कोई मतलब नहीं है। सेठ जी को, और उसने देखा कि बाग जो है 2 लाख रुपए का बिक गया, 3 लाख रुपए का बिक गया, वो पैसा पकड़ा लाला जी ने और चले गए। क्यों? लाला जी को इनकम टैक्स बचाने के लिए एक बाग दिखाना था, उन्होंने वो खरीद लिया। और वो बहुत उसकी जरूरी। इनकम नंबर 2 से नंबर 1 करने के लिए आज अगर आप आम के बाग का सर्वे करा लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं 90% से ज्यादा बाग जो हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के हैं, किसानों के नहीं हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपके लोकल एरिया में भी कई बाग हैं, हमने देखे हैं। नहीं, मैं किसी विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैंने एक आपको जनरल आकलन बता दिया और आम का खेल क्या है। बिल्कुल राइट। आप थोड़ा सा हमें डीपली बताइए कि आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने कई चीजें लेके आए बाहर से या किसी और स्टेट से या किसी और कंट्री से, आपको ऐसा लगा कि मैं लेके आऊंगा और ये मेरा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी या लॉस हो जाएगा मुझे? क्योंकि आम जो नॉर्मल फार्मर होगा वो उसकी थिंकिंग तो यही रहेगी कि मैं बाहर से कोई चीज लेके आऊंगा, वो बिकी या नहीं बिकी, लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक वीट की बात करते हैं, कोविड के टाइम उसका बहुत कॉस्टली बीज बिका था, हरियाणा से, पंजाब से, मेनली चंडीगढ़ से इसकी सप्लाई बहुत हुई थी, और उसके बाद उसका कोई अता पता ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है, और उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया, हमने भी उसको स्टडी किया। लेकिन मैं बात वहीं आती है ना कि इन्वॉल्वमेंट की। देखिए, आप कितनी रुचि ले रहे हैं अपने बिजनेस में। मैं तो खेती को, मतलब अगर मेरा बस चले, मुझे आप एक दिन के लिए कोई पावर दे दीजिए, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि खेती को उद्योग का दर्जा दे दूंगा। अगर मेरे पास सरकारी पावर आ जाए तो एक ही दिन में मैं सबसे पहला ये, जैसे था ना वो भिश्ती ने खोटा सिक्का चला दिया अपना चमड़े का, तो मैं जो है मैं भी यही करूंगा कि मैं खेती को जो है उद्योग का दर्जा दे दूंगा। खेती में क्या है कि आदमी बहुत ज्यादा विचार मंथन, प्लानिंग वो नहीं करता। देखिए, जब भी हम ये सोचते हैं कि मैंने सोचा कि भाई मेरे खेत में मोटी इलायची पैदा हो जाएगी, ठीक। अब हमने कहा जी मोटी इलायची पैदा करो, इसका पौधा किसी भी कीमत पे अब असम से लाना है, कहीं से लाना है, लेके आओ। स्पेशल हम लोग गए वहां पर हवाई जहाज से, और फिर वहां दिक्कत ये आ गई कि हवाई जहाज वालों ने कहा हम पौधे नहीं ले जाने देंगे। फिर वहां से टैक्सी करके उतना पैसा कर करके पौधा लाए। वो नुकसान हो सकता था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने पहले ये गणित लगा लिया था कि हमारे पास बेचने के लिए बाजार है या नहीं है। तो मेरे पास उसको बेचने के लिए बाजार मैंने क्या ढूंढा? मैंने उसको बेचने के लिए कोई किराने की दुकान वाले को नहीं पकड़ा, किराना होलसेलर को मैंने नहीं पकड़ा अपनी मोटी इलायची बेचने के लिए। आप सोच रहे होंगे मैंने किसको पकड़ा होगा? मैंने पकड़ा अपने उन मित्रों को जिनकी 2 पीढ़ियां मेरी 2 पीढ़ियों के साथ जुड़ी हुई थी, और वो थे बेकरी वाले। तो बेकरी वाले मोटी इलायची बिस्किट्स के ऊपर उसका पाउडर लगाते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, यार अगर हम लोग मोटी इलायची पैदा करेंगे तो तुम खरीद लेंगे? हाँ हाँ, तुम पैदा कर लो, हम खरीद लेंगे। वैसे भी वो बहुत सारे क्वालिटी के आटा हमसे खरीदते हैं। तो जब ये बात, एक एश्योरेंस मिल गया कि एक मार्केट हमारे पास में है, और चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, तो हमने करना शुरू किया। फिर हमने उसको बताया, हमने कहा भाई देखो, अब आपको एक बात और हैरानगी की बताता हूं मैं, बीच में बात से बात निकलती है खेती किसानी में, कि जो हमारी इलायची है इसकी क्वालिटी, जो नॉर्थ ईस्ट की इलायची है उससे 4 गुनी बेटर खुशबू है हमारी इलायची की। आप मेरी बात को अतिशयोक्ति नहीं समझिएगा कि चूंकि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, उससे बेटर क्वालिटी हमारी है। और आज मैं अपनी इलायची बरेली वालों को नहीं देता, क्योंकि वो मुझे कीमत नहीं दे सकते। मैं दिल्ली भेजता हूँ और वो मुझे उसकी पूरी कीमत देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो बात यह है कि आपके पास बाजार हो, वो चीज आप करिए। और पहले अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे,
सैंपल लाके लगाएंगे। आपने देखा होगा मेरे खेत में अलग अलग तरीके के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, 4 पौधे इधर लगे हैं, 2 पौधे, जैसे हमने 10 पौधे मंगाए किसी वैरायटी के, तो उसको भी हम अलग अलग क्लाइमेट जोन में खेत में बांट के लगाते हैं 10 को, फिर देखते हैं कि किस क्लाइमेट जोन में ये बेटर परफॉर्म किया, तो वहां लगाते हैं। तो जो अगर कोई दूसरा किसान लगाने में इंटरेस्टेड है तो उसको ये सब एक्सपेरिमेंट, ये सब रिस्क लेने की जरूरत कहाँ है? भाई हमारे पास आ जाओ, आराम से देखो, समझो और मैच करो कि जहां ये लगा हुआ है आपके खेत में भी वैसी जगह बन रही है, आप उसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, सवाल अगर कोई सोचे कि अंगूर पैदा करने का सवाल है, सारे अंगूर हमारे इस तराई की बेल्ट में, रोहिलखंड तराई की बेल्ट में नहीं होंगे। अंगूर की 5000 प्रजातियां हैं, उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करी कि कौन सी प्रजातियां हमारे तरह की क्लाइमेट में हो सकती हैं। आपको तो अब वो मेहनत करनी नहीं है, वही प्रजाति आप लगा लीजिए, खत्म काम, बढ़िया परफॉर्म करेगी हमारी क्लाइमेट में, क्या दिक्कत है उसमें? और देखिए, जरूरी नहीं है कि जहां पहले हो रही है वो बेटर है। आपको बताऊं कि मेक्सिको से जो एवोकेडो आता है, आपने अभी हमारा एवोकेडो देखा, इसका वजन है 800 से 850 ग्राम तक है, और जो मेक्सिको के एवोकेडो आते हैं जो ऑनलाइन आपको मिलता है, उसका वजन 200-250 ग्राम तक होता है, बहुत हुआ तो 300 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। ऐसा क्यों? इसका जो हमने जिस नर्सरी से मंगाए थे पौधे, हमने उनको वीडियो भेजे तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, यूरोपियंस ये सब बहुत ईमानदार हैं, अमेरिकन है ये लोग, इस चीज में बहुत ईमानदार लोग हैं। उन्होंने हमें जवाब दिया, मे बी योर क्लाइमेट फॉर एवोकेडो इज बेटर देन आवर्स। उन्होंने लिख के भेजा कि शायद आपके यहाँ की जलवायु एवोकेडो के लिए हमारे यहाँ की जलवायु से बेहतर है। फर्क क्या था? उन्होंने उस पर काम किया, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। अब जो काम वैज्ञानिकों को करना था वो हमने अपने खेत पर कर दिया। अब आगे का काम हमारे प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर है और सरकार के ऊपर है, अपनी नीतियां बनाए और इन प्रजातियों को, इन फलों को शामिल करें अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी स्कीम्स में, कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर इनको लगा पाए और इसका फायदा उठा पाए। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि वो बात देखने के लिए मेरे पास में जब मैंने अंगूर किया, और अंगूर का मेरा पहला वीडियो जो था बरेली में, किसी ने मैंने नहीं भेजा, किसी मेरे परिचित अधिकारी ने अपने ग्रुप में डाल दिया, तो लखनऊ के गलियारों में चला गया, सत्ता के गलियारों में। तो वहां लोगों ने ये सोचा कि ये अंगूर का कोई किसी ने एक आध पौधा लगा लिया है गमले में या कैसे, और उसका बार बार ये फ्रूट के साथ में सेल्फीज लोग खींच के डाल रहे हैं। पिछले वर्ष पहली बार फसल आई थी अंगूर की, और उसको मान्यता तब तक किसी ने दी नहीं थी सरकारी स्तर पर। एक दिन अचानक से शाम को मुझे पता चला कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आ रहे हैं लखनऊ से। पूरे प्रदेश के डायरेक्टर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, और उनके साथ में लगभग 40-50 डीएचओ थे, जो जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, वो पूरे सब साथ थे। और अचानक से आए, उनको लग रहा था कि हम अचानक से जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जब वो आए और वो एंटर जब करे, बस उन्होंने 2 कदम अंदर डाले हमारे विनयार्ड में, तो चूंकि एग्रीकल्चर के लोग हैं तो वो आपस में कहने लगे, भाई हम क्या सोच के आए थे और यहाँ क्या देख रहे हैं। ऐसे बड़े विस्मित हो गए वो एकदम, कि हम क्या सोच के आए थे और यहाँ देख क्या रहे हैं। पहला उनका जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी, उन्होंने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए वो देख के, और उन्होंने ये, डायरेक्टर साहब ने ये बात कही कि भाई जो काम हम लोगों को करना था वो इन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एक कमेंट और करा, उन्होंने मेरे से कहा कि इस समय जून का महीना है और अंगूर तो खत्म हो गया, ये आपने कैसे मैनेज किया? तो मैंने उनको बताया कि सर, हमने इसकी प्रूनिंग इस हिसाब से करी कि हमारा अंगूर मई और जून में आए, जिससे हमारा नासिक के अंगूर से कंपटीशन ना हो, क्योंकि हमें बड़ा डर लग रहा था कि हम माल बेचेंगे कैसे। उन्होंने जो दूसरा कमेंट किया, वो सब एग्रोनॉमी के लोग भी हैं
और उसमें सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स के लोग थे, एग्रीकल्चर पढ़े हुए लोग हैं, क्वालिफ़ाइड हैं। तो उन्होंने कहा, "भाई, क्या ऐसा भी कर सकते हो?" बोले, "हमने तो ये पहली बार सुना और पहली बार देखा कि हम किसी फसल का फ्रूटिंग टाइम 3 महीने आगे भी बढ़ा सकते हैं। इन्होंने तो ये लाइव दिखा दिया।" मैंने उनको बोला, मैंने कहा, "सर, मेरे मन में कोई ना तो शक था, ना कुछ था। मैंने तो अपनी बुद्धि लगाई कि जितना समझ थी, उस हिसाब से मैंने इसमें काम कर दिया। रिज़ल्ट आपके सामने है। आपने जितने नंबर देने हो दे दीजिए, क्योंकि आप क्वालिफ़ाइड हैं, हम तो क्वालिफ़ाइड हैं नहीं। हम तो भई देहाती किसान आदमी हैं। हमने जो किया वो रिज़ल्ट आपके सामने है।" तो बात ये आती है कि रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, आपकी भावना अच्छी हो, आपकी मेहनत अच्छी हो। देखिए, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता कि हम बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाएँ और हम ये कहें कि भगवान की पूजा-पाठ कर लो, ऐसा हो जाएगा, मंत्र फूँक लो, ऐसा हो जाएगा, ये अनुष्ठान कर लो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आपका मन साफ हो। देखिए, भगवान की आराधना क्या कहती है, आप किसी भी धर्म की बात करें, आपका मन पवित्र हो, मन सुच्चा हो, तो आपके काम सब ठीक होंगे ही होंगे, कोई काम खराब नहीं होगा, क्योंकि तब पूरी जो ये सृष्टि है, ये आपका साथ देती है, जब आपका मन सच्चा होता है, आप किसी का दिल नहीं दुखाते। तो ऐसे ही मैं सबको सलाह दूँगा कि ब बस ऐसे ही सच्चे मन से, पवित्र मन से और मेहनत करें, रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। मैं आपको आपकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि आपको एक डॉक्टर की उपाधि मिलनी चाहिए। मुझको डॉक्टर की उपाधि मिल नहीं सकती, क्योंकि जो उसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस जिनको आप बोलते हो, वो हमारे पास है नहीं। और हमारे को अब उपाधि उपाधि वाली, मतलब वो स्टेजेस सारी चली गई, जब ये चीज़ें आकर्षित करती थी। सो आज हमारे बीच यहाँ पर बैठे थे अनिल साहनी जी, जो एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं और एक टेक्निकल फार्मर भी कह सकते हैं। और लास्ट में हम ये चाहते हैं कि अनिल साहनी जी एक हमारे काश्तकारों को, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए एक छोटा-सा संदेश ज़रूर दें कि वो डेवलप करें अपने आप को और प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स। किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपका कोई और काम नहीं है। आप सुबह सबसे पहले 5-6 बजे करीब एक चक्कर अपने खेत का लगा के आइए, फिर घर आ जाइए, उसके बाद नाश्ता करके फिर खेत पर चले जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने खेत पर ही बिताइए आप। आप कहीं और मत जाइए। आप देखिए कि आपको शहर का जो बिज़नेसमैन है वो अच्छा लगता है, उसको लगता है कि बहुत इनकम कर रहा है। वो देखिए, वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठा रहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट टाइम से इंडस्ट्री में जाके बैठा रहता है। लेकिन फार्मर ऐसा है कि वो सिर्फ़ पानी लगाने जाता है खेत में, या दवाई डालने के लिए जाता है, या बीज बोने के लिए जाता है। बाकी टाइम वो फिर इधर-उधर के फालतू काम करता है। तो उससे अपने आप को बाहर निकाल कर एक नई, एक उमंग के साथ में, और एक नया मन में एक उत्साह लेकर, एक नई प्लानिंग लेकर और एक नई स्ट्रैटेजी लेके आप अपनी फील्ड्स में जाइए, और ऐसा कर लीजिए कि आपके फील्ड की मिट्टी का एक-एक कण जो है, वो आपको पहचानने लगे और आप उसको पहचानने लगें। जब आप ये कर लेंगे, तो शर्तिया रूप से वो मिट्टी, जिसको बोलते हैं कि सोना उगलने वाली बात, तो सोना उगलेगी। बहुत ही अच्छे विचार थे इनके। और मैं भी आप सभी फार्मर्स को कहना चाहूँगा कि आप अपने खेत में जाएँ और उससे बातें करें फसल से। अगर आप किसी से मिल-जुल कर रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा। ऐसे ही एक काश्तकार की कहानी होनी चाहिए कि आप अपनी फसल को जाएँ, उसे निहारें और टाइम दें, ना कि पानी ही लगाने जाएँ या खाद लगाने जाएँ। इसी के साथ मैं अपना ये स पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। धन्यवाद।